हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके 8वें चैप्टर दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी अर्थात 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज अर्थात काशी रामनगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मनसवी किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह अर्थात तारीख ए अलाई, आशिका नुह सिपीहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नए फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था। तबकाते नासिरी मनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षक में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख़ फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की है। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसे संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही में लिखा है। तो अब है इसके प्रश्नकोश। तो आइए चलते हैं अब इसके प्रश्नकोश को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है अल बरूनी। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है,
अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो एटा में। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिन्हें प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी अर्थात 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज अर्थात काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। नोट: अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में अथवा 1253 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार बतलाया गया है। अब अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका उत्तर है पटियाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है खड़ी बोली। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अमीर खुसरो एवं शेख निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो इसका उत्तर गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो एक खालिस्तान थे, क्या थे? तो ये तीनों थे, अर्थात कवि भी थे, इतिहासकार भी और संगीतज्ञ भी। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो का खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूती ए हिंद का उपनाम दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, नए फारसी काव्य शैली शवक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नए फारसी काव्य शैली शवक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो को।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। गियासुद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से उस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है बतलाइए। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आइए पढ़ते हैं 1 और 2 को। कथन 1 में बतलाया गया है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और दूसरा कथन में बतलाया गया है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। अब अगला प्रश्न है, तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है मिनहाज उस सिराज। तबकात-ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अब अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो इसका उत्तर है फारसी भाषा को। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। अब अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, शौरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अब अगला प्रश्न है,
जिसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग चाहे तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है डी। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ताजुल माशीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षक में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात सिम्स सिराज, अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज, अफीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनतकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रावधिक उत्तर कुंजी में बी माना है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है। तो आप लोग चाहें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। इसका सही उत्तर है सी। तारीख़ हिंद लिखा है अल बरूनी ने, वहीं तारीख़ दिल्ली लिखा गया है खुसरो के द्वारा। रिहला लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा और तबकात नासरी लिखा गया है मिनहाज के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, निम्न कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूटों से उत्तर चुनिए। इस प्रश्न में भी आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान स्थिर से करें। अब आइए चलते हैं, हम लोग इसके उत्तर को जानते हैं। तो इसका उत्तर है ए। हकाइक हिंदी के लेखक अब्दुल वाहिद बिलगामी थे। वहीं तहज़ीबुल अखलाक के लेखक इब्न मिसकाविया, कुंजुल तिजार के लेखक बैलक अल कवायकी और जवामिउल हिकायत के लेखक सदरुद्दीन मोहम्मद औफी थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका उत्तर है सितार। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन अर्थात ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन भाग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ तथा साजगरी आदि को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वो ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है राणा कुंभा।
राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी का विजय प्राप्त करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका उत्तर सी अर्थात पुंडरीक विट्ठल नामक ग्रंथ रागमाला ने लिखा था। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला ग्रंथ लिखा था। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने, राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो इसका उत्तर डी अर्थात फिरोज तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।